नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जिस तरीके से केंद्र के बजट को हमने बड़ी बारीकी से आपको समझाया, उसके बाद राजस्थान के बजट की बारी आई। एक बार फिर से बजट महोत्सव में आपका स्वागत है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने बजट पेश किया। मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उद्योग, गांव गरीब से लेकर मिडिल क्लास तक पर फोकस किया। केंद्र के बजट से राजस्थान की जनता को भी फायदा मिलेगा। लेकिन अब बारी है राजस्थान के बजट की। भजनलाल सरकार के पिटारे में क्या है, इसका खुलासा तो 19 फरवरी को ही होगा। लेकिन प्रदेश की जनता को सरकार से उम्मीदें बहुत हैं। लेकिन एक आंकड़ा आपको बताते हैं, राजस्थान को केंद्रीय करों में से अपनी हिस्सेदारी के रूप में 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। पिछले साल राजस्थान को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में 75,047 करोड़ 76 लाख रुपए मिले थे, जो अब बढ़कर 85,716 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। आंकड़ों के अनुसार राजस्थान को कॉर्पोरेशन टैक्स से 23,934 करोड़ 98 लाख रुपए, इनकम टैक्स से 31,936 करोड़ 24 लाख रुपए, सेंट्रल जीएसटी से 24,954 करोड़ 27 लाख रुपए, कस्टम से 3,945 करोड़ 35 लाख रुपए और यूनियन एक्साइज से 819 करोड़ 64 लाख रुपए हिस्सेदारी के रूप में मिलेंगे। वहीं हाईवे और पेयजल के लिए लगभग 577 करोड़ और इसके अलावा अगर बात करें रेलवे के लिए लगभग 10,000 करोड़। क्या वाकई में मोटे तौर पर समझे तो 1 लाख करोड़ रुपए सेंटर से आएगा? क्या ये राजस्थान के बजट में बड़ी भूमिका निभाएगा और क्या राजस्थान के लिए ये बजट महोत्सव कहलाएगा? आज बात इसी में। राजस्थान के बजट से प्रदेश की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। बड़ी उम्मीदें इसलिए क्योंकि लगभग 1 लाख करोड़ तो केंद्र से मिल जाएगा। उसके अलावा राइजिंग राजस्थान, उस पर फोकस रहेगा। और इसके अलावा मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि 2047 तक राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है और उसमें हर एक बजट की भूमिका होगी। जिस तरीके से केंद्र के बजट ने आगामी 20 वर्षों का खाका तैयार किया, क्या बिल्कुल उसी अंदाज में राजस्थान का ये बजट भी आने वाले राजस्थान का खाका तैयार करेगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बाबूलाल गुप्ता जी, हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से। हमारे साथ राजेश कंदोई जी जुड़ गए हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। पंकज गुप्ता जी एमएसएमई एक्सपर्ट हैं और हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत करना चाहेंगे बाबूलाल जी आपके साथ। जरा बताइए, इस बार का बजट आपको क्या लग रहा है कि साइज क्या हो सकता है बजट का? बीते बजट के मुकाबले कितना बढ़ सकता है और इस बजट में वो कौन कौन से सेक्टर हो सकते हैं राजस्थान के जिन पर फोकस हो सकता है? देखिए, हमने जो केंद्र का बजट देखा है और उसका मोटा मोटी अगर आकलन करें तो शुरू के भाषण में ही निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा कि मैं डबल इंजन बजट पेश कर रही हूँ। मेरा पहला इंजन कृषि है और दूसरा इंजन एमएसएमई है। बाकी और मुद्दे भी साथ में उन्होंने जोड़े, टूरिज़्म की बात भी कही, बड़ी बड़ी रोड का और बनाने का, रेल में जो बजट दे करके उसको रेलों को और आगे बढ़ाने का, कॉरिडोर बनाने का, तो ये सारे बातें हुई। परंतु अब जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में आवश्यकता तो इस बात की है कि जो बजट गत बार पेश किया गया था उससे कम 3 गुना तो होना ही चाहिए। और अगर इससे कम होता है तो फिर ये व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी। जो बात कही है कि डबल इंजन की सरकार है, तो अभी पहली बात तो यही है कि जैसे 1 लाख करोड़ रुपए तो इनको मिल ही जाएगा, पर 1 लाख करोड़ में इनकी व्यवस्थाएं अभी कितनी हैं ये भी देखनी पड़ेगी। क्योंकि कभी एक्चुअल देखा जाए तो यहाँ जो मौजूदा स्थिति है, अब मैं पहले एग्रीकल्चर की ही बात कर लेता हूँ। एग्रीकल्चर में हम बराबर ये कहते आ रहे हैं कि राजस्थान को आप सिंचाई के माध्यम से, ज़मीन को समतल करने के माध्यम से, अच्छे बीज देने के माध्यम से, सोइल का टेस्ट के माध्यम से, इन सब माध्यमों से
हमारे जो किसान हैं वो जब तक जागृत नहीं होंगे तब तक आप वो फसल नहीं ले पाएंगे जो लेनी चाहिए। हमने देखा है कि ये राजस्थान की धरती अनार पैदा कर रही है, ये राजस्थान की धरती स्ट्रॉबेरी पैदा कर रही है, सर केसर स्ट्रॉबेरी पैदा कर रही है, केसर पैदा कर रही है। तो ज़मीन में तो कोई कमी नहीं है, सोइल में तो कोई कमी नहीं है। अब कमी किस बात की है? कमी इस बात की है, हमने कहा भाई हमने 60 लाख टन, यह 60 लाख टन आप देखिए कि सरसों पैदा की, ठीक, और उसका ध्यान हमने बराबर करते रहे, पर सरकार का ध्यान कमज़ोर रहने के कारण अब जो आने वाली फसल है वो 55 लाख पे आकर के टिक जाएगी। क्योंकि चाहे कारण कुछ भी रहे हों, पर किसान का मानस फिर गया, मार्केट को देख के फिरा है। उनको ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी सरसों के बेचने में, तो चने का उनको लाभ मिला, तो ज़्यादा बुआई चने की हो गई, ज़्यादा बुआई गेहूं की हो गई। और गेहूं की ज़्यादा बुआई होने के कारण दो रहे, एक तो हमारे देवली में जैसे पानी बीसलपुर का मिल गया, और दूसरा इसी तरह से पानी वहाँ हनुमानगढ़ गंगानगर में भी दिया गया। तो उस कारण से गेहूं की फसल जैसे गत वर्ष अगर 120 लाख टन हुई थी, तो इस बार 130 लाख टन के करीब होने की उम्मीद हो गई। इसी प्रकार 20 लाख टन चने की पैदावार थी, तो 25 लाख टन होने की पैदावार हो गई। परंतु सरसों का तबका घट गया, सरसों की बुआई घट गई, और बुआई घटने का परिणाम ये होगा कि ये सरसों की पैदावार कम होगी। 1 करोड़ 45 लाख टन से बढ़कर के 1 करोड़ 60 लाख टन तेल हम आयात करने लग गए, और 40 लाख टन से बढ़कर के 55 लाख टन हम दालें आयात करने लग गए। तो जब तक हम इनको आत्मनिर्भर नहीं रहेंगे, कहते हैं हम कृषि प्रधान देश हैं, पर कृषि प्रधान देश अगर आटा नहीं दे सकता, चलो आटे में हम ठीक ठाक हैं, अपनी पूर्ति कर लेते हैं, गेहूं की बढ़िया व्यवस्था हो जाती है, परंतु दालों का क्या, तेल का क्या, मसाले का क्या? तो ये सब व्यवस्थाएं पर आपने ध्यान नहीं दिया, और उसको ध्यान देना ज़रूरी था। तो अब जो आने वाला बजट है, ठीक, अगर निर्मला सीतारमण जी की बात माने तो किसान को क्या क्या सुविधाएं देंगे, ये क्या अच्छा बीज की व्यवस्था ये भी करेंगे? निर्भर करेगा सर कि जो 100 जिले घोषित किए गए हैं सेंटर की तरफ से, कि भाई उनके अंदर कौन सी क्रॉप है, उसको कैसे हम अच्छे तरीके से पैदा करें, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाएं, उसको आगे बड़ा प्लेटफॉर्म दें। उसमें से राजस्थान के कितने जिले आते हैं, वहाँ की कौन सी क्रॉप आती है? प्रश्न यही है कि 100 जिले क्या होते हैं? 100 जिले कोई मायने नहीं रखते। आप पूरे भारत की बात करते हो, और यहाँ मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा जिले बना करके बैठे हुए हो, तो क्या मायने रखता है? हमारे तो सारे जिले चाहते हैं कि हर जिले में ही हमें तो व्यवस्था चाहिए, हर जिले में। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। विमल कोठारी जी, सर कह रहे हैं कि 3 गुना ज्यादा बजट साइज होना चाहिए, यानी कि लगभग 7.5 लाख करोड़ से ऊपर का बजट होना चाहिए। बट जब बजट बनता है तो उसमें कई चीजें कि भाई पैसा कितना आ रहा है, हमें उसके माध्यम में कितना खर्च करना है, जो बीच का गैप है वहाँ कहाँ से कर्जा लेंगे, उस कर्जे को हम कैसे चुकाएंगे। आपको लग रहा है वाकई में इतना बड़ा साइज बजट का हो सकता है, या वही 8 से 10%, 12% जो बीते बजट के मुकाबले बढ़ोतरी होती है बस उतनी ही रहेगी? देखिए विजेंद्र जी, जहाँ तक बजट के आकार की बात करें, आकार तो वही 8-10% से ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सरकार की खुद की एक सीमाएं हैं। कर्ज का भार राजस्थान के ऊपर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और सरकार को जो पैसा कर्ज के ब्याज के रूप में चुकाना पड़ रहा है वो भी एक अच्छी खासी अमाउंट है। कितना पैसे हो? अपन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट करीब 20% राशि कर्ज पर ब्याज के रूप में चुका रही है, और कमोवेश यही स्थिति राजस्थान की भी है। राजस्थान में भी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए अनेक मुफ्त योजनाएं की घोषणा की गई थी, कुछ घोषणाएं चल भी रही है, और उन योजनाओं के स्पेशली जैसे बिजली की बात करें, 100 यूनिट्स पर हाउस को बिजली फ्री दी जा रही है। लेकिन इसका असर कहाँ पड़ रहा है? इसका असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो बिजली का यूज़ कर रहे हैं, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे और दूसरे जो कमर्शियल बिजली यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों पर पड़ रहा है, क्योंकि उनको ऊंची कीमत के ऊपर बिजली। व्यक्तिगत मैं मानता हूं भाई, उसको वापस तो लेने की शायद अभी मुझे लगती नहीं है कि संभावना होगी वापस होगी। तो फिर अब ये बताइए कि फिर इस बार के बजट की खासियत क्या रहेगी? इस बार की बजट की वही खासियत रहेगी जो सेंट्रल बजट की खासियत रही थी। सेंट्रल बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला दिया था, जिसमें 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कर दिया था। इस बार भी संभावना इस बात की है कि पेट्रोल और डीजल, जिसकी कीमतें सबसे ज़्यादा राजस्थान में इस समय भी बताई जा रही है, हो सकता है सरकार आम लोगों को सुविधा देने की दृष्टि से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई कमी की घोषणा करें। हो सकता है ये बजट में हो, बजट से पहले भी हो सकती है, क्योंकि ऐसी कोई पाबंदी नहीं, बजट से पहले ये इसकी वैट की रेट को कम कर सकते हैं।
वेट के माध्यम से जो सरकार को राजस्व मिल रहा है वो भी अच्छी खासी अमाउंट है। सरकार इसमें कमी कर सकती है, लेकिन इस कमी की जो क्षतिपूर्ति है वो जीएसटी में जो चोरी हो रही है उस चोरी को रोक करके कर सकती है। वर्तमान में चूंकि जीएसटी डिपार्टमेंट की मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, मुझे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिसके अंदर जो जीएसटी में जो टैक्स मिलता है और वो टैक्स अभी पड़ा हुआ है, उस टैक्स को रिकवर करने के लिए भी सरकार ने रिवर्स स्कीम चला रखी है और अच्छा खासा पैसा उसमें आ भी रहा है। जी वापस आऊंगा। राजेश कंदोई जी को एक बार प्रोग्राम में ले लेते हैं। राजेश कंदोई जी, हालांकि मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूं पेट्रोलियम एसोसिएशन के अधिकारियों के साथ, वो कह रहे हैं कि भाई अगर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर अपने जो नेबरहुड स्टेट्स हैं उनके मुकाबले अगर 10 पैसे यहां पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। वो ये कैलकुलेशन देते हैं कि अभी क्या है, पेट्रोल डीजल खरीदा ही नहीं जा रहा है, इसलिए रेवेन्यू कम हो रहा है, सरकार रिस्क ले नहीं रही। पहला सवाल तो ये, क्या रिस्क ले सकती है? दूसरा, आपको आर्थिक आधार पर क्या लग रहा है कि सरकार के इस बजट का साइज क्या रहेगा और क्या खास रहेगा? पिछली बार जो राजस्थान बजट आया था वो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का बजट था, जिसमें से 1,60,000 करोड़ रुपए तो उन्हें लोन रिपेमेंट करने पड़े और 3,40,000 का बजट एक्सपेंडिचर था। तो इस बार मुझे लग रहा है कि वही, जैसे कोठारी जी ने बताया कि 8-10% से बढ़ जाएगा, तो 5.5 लाख करोड़ की फिगर हम सोचते हैं, क्योंकि बजट साइज बढ़ाने का मतलब उतने रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक बात है। सरकार खर्चे तो कर सकती है, लेकिन अभी जो खर्चे देखिए उनमें, जैसे पिछली बार उन्होंने 1,60,000 करोड़ का लोन रिपेमेंट किया है, तो इस बार 1,80 का होगा लोन रिपेमेंट। और नहीं, लेकिन जो 35 लाख करोड़ के एमओयू है उसका भी तो कुछ आया होगा ना। अभी जो 10-15-20 हजार करोड़ जो सेंटर से बढ़ा है वो भी तो आएगा ना। नहीं, वो तो निवेश आएगा, निवेश में से सरकार को टैक्स के रूप में रेवेन्यू मिलेगा। तो अभी जो एमओयू हुए हैं उनमें तो हमने सब जगह उनको टैक्स से तो छूट दी है, लेकिन जब उनकी मशीनें यहाँ लगेगी तो उससे जब 18% जीएसटी जनरेट होता है वो एक बार के लिए सरकार के पास आएगा, फिर सरकार उन्हें धीरे धीरे उस जीएसटी को रिफंड करेगी। दूसरा उदाहरण लेता हूँ, अप्रैल के अंदर कह रहे हैं कि पेट्रोकेमिकल जो है अपना रिफाइनरी, उसके 2 यूनिट चल जाएंगी, क्या उससे भी कोई फायदा नहीं होगा? उससे बहुत फायदा होगा। और तो बजट पे फर्क पड़ेगा ना सर? जिस तरह से आपने पेट्रोल डीजल के पड़ोसी राज्यों से कंपैरिजन की बात की, तो देखिए पिछले साल भर में जो ये पड़ोसी राज्यों के कंपेरेटिव, अपने यहाँ हर जिले में भी रेट अलग अलग थी। ठीक है। तो जैसे गंगानगर की बात करूं तो 7.5 रुपया पेट्रोल की रेट वहाँ पर कम हुई है। अभी भी पड़ोसी राज्यों से हमारी रेट ज़्यादा है, लेकिन इसमें काफ़ी सुधार सरकार ने किया। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि बीते 1-1.5 साल में मैंने बहुत रिवोल्यूशनरी चेंजेस देखे हैं राजस्थान में। अब वो जमीन पर है या नहीं मैं नहीं जानता। भाई मेजर माइंस मिनरल्स में कितने ऑक्शंस हुए हैं, कितने नए यूनिट्स, नए ब्लॉक्स की ई नीलामी हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ई नीलामी भी हुई है और माइनिंग में भी टैक्स की चोरी काफ़ी हद तक सरकार ने कंट्रोल की है। ठीक। और बजट को देखिए टैक्स से ही बढ़ाया जाएगा। अगर सुदृढ़ रूप से अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, सरकार का बजट क्या होता है, खाली एक अकाउंटिंग का लेखा जोखा नहीं है, सरकार का एक विजन भी उसके अंदर सामने आता है। ठीक। तो अभी हमें ये लग रहा है कि राजस्थान सरकार जिस तरह से सारे काम करती जा रही है और जिस तरह से राइजिंग राजस्थान इन्होंने किया और अन्य चीजों पर भी जो फोकस दे रहे हैं, इस साल नहीं तो अगले साल तो कम से कम हम एक अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं बजट साइज में बढ़ोतरी। इस साल में भी बजट साइज बढ़ोतरी के साथ साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बजट में खर्चे जो करते हैं तो वो किन मदों में खर्चे किए जाए, ठीक है, जिनसे राजस्थान को अभी तात्कालिक लाभ भी मिले, ठीक, और भविष्य का भी लाभ मिले। ठीक है, मैं इसको ये भी समझ सकता हूँ कि भाई कितने तो नए जिले बन गए, और मैंने कहीं पर एक्सपर्ट से बात क्यों करी कि एक जिले को एस्टेब्लिश करने के लिए कम से कम 5 से 6 हजार करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। बिल्कुल, तो वो भी तो सरकार को ही देना है, तो अपने 50-60 हजार करोड़ तो ऐसे ही चले जाएंगे। उन जिलों की भी आवश्यकता है क्या? आज अगर अपन बात करें, चलिए सर उसको तो छोड़ देते हैं भाई, क्योंकि वो सरकार वो एक फैसला ले चुके हैं। पंकज गुप्ता जी, एमएसएमई सेक्टर के लिए राजस्थान में आपको क्या लग रहा है? क्योंकि सेंटर ने बहुत कुछ दिया है, सेंटर उसको मजबूत भी करना चाहता है, लेकिन वो बिना स्टेट के मुमकिन नहीं है, तो स्टेट से क्या? एक्चुअल में सर देखिए, वास्तविक उम्मीद तो स्टेट से ही होती है, क्योंकि इम्प्लीमेंट स्टेट में आके ही होना है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि फंड कैसे आएगा, प्रॉब्लम ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। अगर मैं आज उद्योग भवन के अंदर बात करूं तो इस डिपार्टमेंट के कई उद्योग को पूरे स्ट्रक्चराइज करने के लिए, जिसमें एमएसएमई भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, रिको है, आपके आरएफसी है, इनको स्ट्रक्चराइज करने के लिए कई लोग अपॉइंटेड हैं। प्रॉब्लम है कि जो भी लोग अपॉइंटेड हैं वो जिन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट करना चाहती है उसके इम्प्लीमेंटेशन के सारे नॉर्म्स वो जानते भी हैं क्या?
आज की तारीख में राजस्थान में, मतलब मैं इसको आरोप की तरह से नहीं देते ना कहूंगा भाई, क्योंकि एग्जीक्यूशन का इशू है, एग्जीक्यूशन का इशू है। मैं तो बजट की बात कर रहा हूं भाई। हम बात कर, बजट में क्या होगा? बजट में ये नहीं लिखा जा सकता कि भाई हम उन अधिकारियों को सारे नॉर्म्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बजट में क्या लिखा जाएगा वो बताइए। देखिए, बजट में फोकस होना चाहिए। अगर मैं एमएसएमई सेक्टर की बात करूं तो बजट में फोकस होना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। एमएसएमई का बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। क्वालिटी, क्वांटिटी और उसके साथ में मिलान करके अच्छा बजट अलॉट होना चाहिए। सीएफसी सेंटर जो बने हुए हैं, सेंट्रल जो फैसिलिटी सेंटर, कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो बने हुए हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एमएसएमई को बेनिफिट देने के लिए उनके अंदर वो प्रोविजन होने चाहिए जिससे एमएसएमई सीएफसी सेंटर से बेनिफिट ले सके। दूसरी बात बताइए, थर्ड बात, अगर आप फोकस करें तो एमएसएमई के अंदर भी सब सेक्टर क्रिएट करके एमएसएमई के उन सब सेक्टर्स को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एमएसएमई तो हर इंडस्ट्री का हिस्सा है भाई, हर इंडस्ट्री के अंदर। तीसरा, एमएसएमई जो राजस्थान का है, अगर आप राजस्थान के एमएसएमई को पुनर्जीवित करना चाहते हैं जो कोरोना की त्रासदी से अभी तक भी नहीं उभरा है, तो आप मैक्सिमम परचेजिंग चाहे गवर्नमेंट में हो, उनके लिए स्पेशल, आप कहते हैं कि हम गवर्नमेंट के अंदर सारा एक पोर्टल बना हुआ है जिसके थ्रू करते हैं, लेकिन आज भी फोकस एरिया वो नहीं है। तो एमएसएमई से मैक्सिमम परचेजिंग करने का प्रयास होना चाहिए। मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन क्या क्लस्टर सिस्टम काम नहीं कर रहा है? लेकिन एमएसएमई के लिए तो कोई क्लस्टर है ही नहीं। एमएसएमई के लिए अगर मैं क्लस्टर फोकस करूं तो एमएसएमई के लिए कहीं कोई क्लस्टर ऐसा नहीं है जिसमें एमएसएमई ही फोकस हो। इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं, सब्जेक्ट वाइज क्लस्टर हैं, लेकिन फोकस एरिया एमएसएमई के हिसाब से तो कोई क्लस्टर है नहीं जिसमें वो एमएसएमई जो एक्चुअल में बिल्कुल माइक्रो हैं उनके लिए केवल और केवल उनकी बात हो, वो क्लस्टर नहीं है, उसकी भी बात होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास अब वक्त की कमी है। बाबूलाल जी भाई, किसानों के लिए और क्या खास हो सकता है इस बजट में? हालांकि हमने कृषि बजट भी अलग देखा, चाहे एमएसएमई का हो, ठीक, आपको एक तो बिजली पे फोकस करना, दरें कम करनी पड़ेंगी। ये बहुत बड़ी मांग भी है हमारी, और मैं ये मान के चलता हूँ कि राज्य सरकार इस बारे में तेज़ी से सोच भी रही है। सोलार सिस्टम भी लाई है, विंड मिल भी लाई है, और दूसरे जो साधन हैं उनको भी तैयार कर रहे हैं कि बिजली थोड़ी सस्ती पड़ जाए तो हम सस्ती बिजली दे सकें। तो ज़रूरी हो गया है कि जो आने वाले बजट में बिजली को सस्ता करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, एमएसएमई के लिए ये ज़रूरी है कि उसको नरेगा से जोड़ने की बात थी, क्योंकि हम आज एक त्रासदी भुगत रहे हैं, लेबर हमको मिलती ही नहीं है। हम कहते रहते हैं भाई हमसे जोड़ दो, आप इनको पैसा दे रहे हो, हम पैसा दे देंगे। तो कहीं ना कहीं ये योजना भी लेके आनी चाहिए ताकि एमएसएमई को लेबर तो मिल सके। नहीं तो लेबर के लिए त्राई करते रहते हैं, इसको तो इस ठेकेदार को बुलाओ, उस ठेकेदार को बुलाओ, और लेबर मिलती नहीं है, फैक्ट्री बंद हो जाती है। और एक फैक्ट्री हमारी छोटी सी फैक्ट्री होती है, उसमें इतना सा रुपया होता है, अब वो अगर महीने भर तक हम उसको खा गए तो उसमें इतनी बड़ी व्यवस्था खत्म हो जाती है कि हमको बंद करने की स्थिति आ जाती है। तो ये दो बातें तो ये कम से कम ये है। अब तीसरी बात जो आप एग्रीकल्चर के लिए कह रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए मैं पुनः ये कहता हूँ, जो इनको सोचना चाहिए कि एक तो लैंड बैंक बना हुआ है पर लैंड बैंक का यूज नहीं है, लैंड बैंक खाली देखने का है, और या फिर थोड़ा सा जो कस्बे हैं और सिटी है उसके आसपास के लैंड बैंक को ये उसको एनकेस करते रहते हैं, कभी जेडीए खा जाएगा, कभी नगर निगम खा जाएगा, कभी कोई खा जाएगा। परंतु जो खेती के काम में आने वाला लैंड बैंक है, अभी भी जैसे मैं बता ही रहा हूँ कि हमने अपने तरीके से कितनी चीज़ें पैदा कर ली। आपने भी कहा कि केसर पैदा हो गई, मैंने कहा अनार हो गया, केसर हो गया, संतरा हो गया, और नवाचार हैं बहुत। और मैं ये कह रहा हूँ ओलिव पैदा हो गया, ठीक बात। और ओलिव की रिफाइनरी लगी, और ओलिव की रिफाइनरी का हम एक चाय वहाँ एक अलग से पैदा कर रहे हैं जो खाली यहाँ नहीं बिक करके खाली लंदन में बिकती है। तो वो उसका पैसा किसको मिलेगा? तब मिलेगा किसान को पैसा जब आप उसकी, ये एमएसएमई वाली बात मैं नहीं करता हूँ, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि उसको इतना पैसा मिलना चाहिए जो, पर वो मिलेगा कैसे? जब उसको मार्केट मिले। मार्केट किसको मिलेगा? इनकी एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, उस मार्केट को खोजे, मैं रोक रहा हूँ, वो मार्केट खोजे। बाध्यता है। बाबूलाल जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश जी, पंकज जी और विमल जी, आपका भी शुक्रिया। आज से हमने राजस्थान के बजट को ओपन कर दिया, और ये बजट महोत्सव तब तक चलेगा जब तक कि बजट नहीं आ जाता, क्योंकि बजट में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको राजस्थान के नजरिए से समझने की जरूरत। इसलिए हर दिन एक नए सेक्टर पर हम बात करेंगे, उससे जुड़े बजट, उससे जुड़ी जमीनी हकीकत और उससे जुड़े भविष्य पर बात करेंगे। नमस्कार।